Hello and good afternoon, everyone. In today's class, I am going to introduce you with sociology as an optional subject. Now, I am able to see your comments as well, Dipanshu, Swati, and Harit, right? So, many students are online as well. So, can you tell me, is my voice and video clear to everyone? If it is clear, then we will continue with our lecture, and I will, start with the journey of sociology as an optional in your UPSC trajectory. So just let me know that our video and voice is clear to everyone. Okay, it is clear and audible. ठीक है. Dipanshu, I would like to request you to increase the volume of your device, be it mobile phone, iPad, or some laptop which you are using right now. Since the voice is audible and the video quality is clear, we will start with sociology as an optional. Now, I would like to also know that how many of you have already learned about Indian society, or you all are new to this course, right? क्योंकि हमें ये सब चीज़ें भी पहले जाननी होगी कि सोशोलॉजी के लिए आपका बेस जो है वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि फिर हम उसी हिसाब से ही जो है वो सोशोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पर एक एक करके सब ये बताएंगे कि किसी ने भी क्लास 11th की या क्लास 10th की इंडियन सोसाइटी पढ़ी है एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी की अगर आपने कोई बुक पढ़ी हो, मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक्स दिखाना चाहूँगा. अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उनको ज़रूर पढ़ ले. ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं है वो, बहुत कम मतलब वो है. ओके. हरित के पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की नॉलेज है एंड साइड बाय साइड एनसीईआरटी चल रही है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ एक बार. बाकी सब भी मुझे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है. ओके स्वाति, आपने नहीं बताया. हरित ने बता दिया है. सीमा ने नहीं बताया है. स्वाति ने नहीं बताया है. मीनल ने नहीं बताया है. ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, शायद उन तक बात पहुंची नहीं है. तो मैं आपको ये बुक्स बता देता हूँ जो आपको यहाँ पर पढ़नी है. सबसे पहले जो है वो आपको पढ़नी है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. ये जो बुक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनसीईआरटी, राइट. तो इसमें कुछ चैप्टर्स के नाम मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है. तो हाँ, मतलब ये चीज़ें अगर आप एक बार पढ़ लोगे, देखो ये जो बुक है ये 160 पेजेस की है. सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. इट इज़ ओनली अ 160 पेज बुक. अगर आप रोज़ के 20 पेजेस भी पढ़ते हो तो 6 से 7 दिन में आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी. आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगी सोशोलॉजी में कि भाई हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, राइट. हमें पता चल जाएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू इंक्वायर, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. बस मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोसाइटी, ये सब. उसके बाद आपकी दूसरी बुक है, ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज इंडियन सोसाइटी, राइट. इंडियन सोसाइटी, राइट. ये बुक है. आई होप आपको ये बुक बहुत अच्छी तरीके से दिख पा रही होगी. तो दोनों, अगर देखो मन नहीं है फिजिकल बुक पढ़ने का, तो मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, राइट. इन्हीं बुक्स की मेरे पास पीडीएफ भी है. ये कौन सी क्लास की बुक्स हैं? ये क्लास 12th की बुक है. अगर मैं आपको देखो टेक्स्ट दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा होगा टेक्स्ट बुक इन सोशोलॉजी, टेक्स्ट बुक इन सोशोलॉजी, राइट. ये दिख पा रहा होगा फॉर क्लास 12th.
राइट। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। दोनों की दोनों बुक्स क्लास 12th की हैं। टेक्स्ट बुक इन सोशोलॉजी, ये देखो, इन सोशोलॉजी फॉर क्लास 12th, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये 12th क्लास की बुक्स हैं। उसके बाद आपको जो है एक थिंकर्स के लिए बुक खरीदनी होगी। बहुत माइन्यूट लेवल पर उसको पढ़ना है आपको, राइट। देखो, मैं चाहूँ तो आपको उसका यहाँ पर पीडीएफ भी दे सकता हूँ, वो आपकी आपकी चॉइस है कि आपको जो है वो बुक खरीदनी है या आपको इस बुक को सेलेक्टिवली पढ़ना है। इस बुक का नाम है यहाँ पर जॉर्ज रिट्जर। इस बुक का नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिटन बाय जॉर्ज रिट्जर। इस बुक का सिर्फ इतना काम है कि ये आपको सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देने वाली है, राइट। क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो 2022 या 2023 में जो है वो अपीयर होने वाले हैं। जो 2022 या 23 में अपीयर होने वाले हैं, तो आपके पास एम्पल टाइम है। एम्पल टाइम है कि आप यहाँ पर पूरे सिलेबस को एक बार और 1.5 बार पढ़ सकते हो। 1.5 बार का मतलब है आपने एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लिया और उसके बाद आधी बार उसको आधा सिलेबस रिवाइज भी कर लिया, राइट। और अगर आप इतना भी कर लो और साथ में हमारे साथ वीकली टेस्ट देते रहो, तो आपकी जो सोशियोलॉजी में मार्क्स हैं वो 150 से कम नहीं आएंगे एक पेपर के अंदर, राइट। अगर आप 300 मार्क्स सोशियोलॉजी में स्कोर कर लेते हो, सो आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी आने की यहाँ पर संभावना है। द लाइकलीहुड ऑफ यू द likelihood of getting a good rank is very much here, provided that you study with me in a disciplined manner, right। इन अ डिसिप्लिन मैनर, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे हम। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आज हमने यहाँ पर सिलेबस में इतना पार्ट कंप्लीट करा है, तो उसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हम उसके वीकली टेस्ट भी लेने वाले हैं, राइट। हाँ, बिल्कुल सेलेक्टिवली ही पढ़ना है आपको। मतलब कोई भी बुक आपको ऐसी नहीं है, मतलब मैं रेफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है कवर टू कवर। लेकिन जो जैसे ये बुक्स हैं, जॉर्ज रिट्सल, हरेलम्बोस एंड हॉलबॉन्ड, ये आपको सेलेक्टिवली पढ़नी है। तो उसके लिए भी मतलब मैं जो है वो आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर गाइड करूँगा। अब यहाँ पर जो है वो हमारा टीचर और मेंटोर का आज की तारीख से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। और जितना जितना मैं आपको कहूँगा उतना उतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। थोड़ा सा कभी कभार ज़्यादा पढ़ना होगा, कभी कभार कम पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ना आपको हमेशा है, राइट। तो आप लोगों को बहुत कम नॉलेज है सोशियोलॉजी की अभी तक, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोमो सेशंस भी जो हैं वो सोशियोलॉजी के करे थे यूट्यूब सेशन पे ऑन आवर चैनल इटसेल्फ। अगर आपने वो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम वही क्लासेस जो है वो वापस से पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, चाहे वो कितना भी सिली डाउट है, कितना भी सिली डाउट है, आप इसको यहाँ पर अपने वर्ड्स में पुट करेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। यू हैव टू पुट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, नो मैटर हाउ सिली योर डाउट इज। यू डोंट हैव टू बी वेरी in we can say you don't have to be very hesitant in order to ask the doubt. See, I am not going to say that you can ask me anything. मैं बस यही बोलूँगा कि जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उनको लेकर आपके पास कोई डाउट आता है तो वो आप ज़रूर पूछें, नो मैटर कि हम कितनी भी कितनी भी आगे पहुंच चुके हैं, राइट। जितनी हम आगे पहुंचेंगे उतने उतने जो है वो आपका नॉलेज बेस वाइड होता चला जाएगा। अभी आपका जो नॉलेज बेस है इंडियन सोसाइटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा नैरो है। जब आप इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद अपनी सोसाइटी को देखेंगे तो आपका व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशन से जो है वो चीज़ों को देखेगा। आप हर चीज़ को जो है वो एनालाइज करोगे, उसके बाद जजमेंट दोगे। आज की तारीख में क्या होता है कि जैसे आज की क्लास में क्या, आज की मतलब ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है, जैसे आप इंडियन सोसाइटी को, किसी इंडियन सोसाइटी के एक डायमेंशन को देखते हो या फिर वेस्टर्न सोसाइटी के एक डायमेंशन को देखते हो, तो आप एक जल्दी से एक जजमेंट बना लेते हो, तो यू बिकम वेरी जजमेंटल। बट आफ्टर रीडिंग सोशियोलॉजी, आफ्टर स्टडिंग सोशियोलॉजी, व्हेन यू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी
आप हर चीज़ को एनालाइज करोगे. यू विल नॉट be a judgmental person. You will find out a very rational reason and start believing in that, right? So यही जो है वो main purpose का है. See, I am also a student of sociology. You are also a student of sociology. So let's start this journey together and let's become a rational person in this life, right? So एंड क्लास जो है वो रेगुलर होगी. एक्चुअली अभी तक जो मुझे इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन मिला है कि क्लास जो होगी वो हफ्ते में 3 दिन होगी, लेकिन एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन हैं और कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं. अगर क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं क्लासेस मंडे टू फ्राइडे लूँ, मतलब हफ्ते में 5 दिन लूँ. एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे की ये क्लास होने वाली है. और अगर ऑफलाइन होगी तो शायद क्लासेस 3 ही होंगी. सो यहाँ पर मुझे आप लोगों से भी जानना होगा कि फ्रॉम विच स्टेट डू यू बिलोंग. तो आप यहाँ पर मुझे एक बार ये भी बता दो कि व्हाट इज़ योर मोड ऑफ लर्निंग. राइट नाउ द क्लासेस आर नॉट बीन कंडक्टेड ऑफलाइन बिकॉज यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई हुई हैं दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू study in the coaching institution because of the poor air quality in the city area. So that is why offline classes are not happening for the week here, right? उसके बाद offline classes start हो जाएंगी. आप offline हो, ठीक है, क्योंकि okay. हरित आप बताएं, मीनल आप बताएं, सीमा आप बताएं, स्वाति आप भी बताएं. ऑनलाइन है स्वाति, ठीक है. हाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कैसे जो है वो यहाँ पर क्लासेस होंगी. अच्छा, आप ओके ओके, ठीक है, आप ओके, आप भी ऑफलाइन लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोशिश देखो स्टूडेंट्स की यहाँ पर एक बार हम ओपिनियन ज़रूर लेंगे कि हाउ द स्टूडेंट वुड लाइक टू कैच अप विद द क्लासेस. वो ऑफलाइन ज़्यादा पसंद करते हैं ऑनलाइन, तो हम उसी के हिसाब से ले लेंगे. शायद कुछ बीच में यहाँ पर ऑफ भी रहेगा लाइक फॉर 2 या 3 डेज, लेकिन आपका जो कोर्स है उसमें कोई भी डिसरप्शन नहीं आने वाला है, राइट? अब हम सोशियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं. बातें हमने बहुत कर ली है, तो अब हम सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पहले पेपर में आपके 10 टॉपिक्स हैं, राइट? यानी कि मैं सिर्फ हेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. 10 टॉपिक हैं पहले पेपर में. उसके बाद दूसरे पेपर में भी आपके 10 टॉपिक्स हैं. सोशियोलॉजी में मैंने आपको बहुत बार यही बोला है कि अगर आप सोशियोलॉजी के सिर्फ थिंकर्स पढ़ लेते हो तो आपका 50 to 55% पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है. दैट इज़ वाई सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो हमारी क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा. तो पूरे के पूरे 6 थिंकर्स हैं यहाँ पर, 6 थिंकर्स हैं हमारे पेपर 1 में, और 2-3 थिंकर्स हम बहुत ब्रीफली जो है वो टच करने वाले हैं. अगर आप इन 6 थिंकर्स को पढ़ लेते हैं तो आपका जो पेपर 1 है वो 55% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा. बल्कि पूरा पेपर 1 इन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के ऊपर ही चलता रहेगा. पेपर 2 में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट्स. तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारी जो आगे की जो क्लासेस होंगी, जो सबसे पहली 5 से 7 क्लासेस होंगी, ये आपका पूरा बेस बनाएंगी सोशियोलॉजी का. तो आप इनको बिल्कुल भी जो है वो मिस मत करना. चाहे आप इन्हें, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इन्हें बाद में जो है वो रिकॉर्डेड क्लास देखना. Take out time of your busy schedule because you have paid fees for that, and that fees has been paid by your parents or by your own money. So the money has come from hard work. So that shall paid off. That shall be paid off, right? तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो अगली हमारी 7 से 8 क्लासेस होंगी वो आपका बेस बनाएंगी. उसके बाद जो है वो आपको चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली समझ आएंगी. अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको बुक खुद समझ आएगी, लेकिन अभी आप बुक पढ़ने बैठोगे तो शायद चीज़ें नहीं समझ आएंगी, राइट? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत की 7 से 8 क्लासेस, राइट? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. अब हम यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको 10-10 टॉपिक हैं. अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन एंड मॉडर्निटी एंड. तो ये हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज द हेडिंग, राइट? तो अगर आप ये देख रहे हो तो ऐसे हमारे 10 टॉपिक हैं टोटल. ऐसे हमारे 10 टॉपिक हैं.
और हर टॉपिक के अंदर कुछ यहाँ पर सब हेडिंग्स हैं, राइट, सब टॉपिक्स हैं। तो सब टॉपिक्स हम बहुत रिलीजियसली जो है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जितना जो है वो आप यहाँ पर आज एब्जॉर्ब कर सको उतना आपके लिए अच्छा है। मैं आप लोगों के साथ में अभी जैसे ये आज पीपीटी आप लोगों के साथ में शेयर करी जाएगी, राइट। अभी हम एक टेलीग्राम चैनल को बनाएंगे जो सिर्फ सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। अब उस चैनल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि हमारे जो जैसे हमारा टॉपिक 1 है, इस टॉपिक 1 से रिलेटेड जो है वो आज तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। अगर आप इन 10 सालों के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर टॉपिक को ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बिलीव मी माय फ्रेंड, आपके जो नंबर है वो 300 से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप रिलीजियसली पढ़ो, एक बार बस पूरी जान लगा के पढ़ो। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल ही पढ़ना है पूरे दिन, बस ये है कि अगर आप ऑप्शनल मेरे साथ पढ़ लेते हो 1.5 से 2 घंटा और अलग से पढ़ लेते हो 1.5 घंटा, तो आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, राइट। तो आज जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक, that what is modernity, what is social changes which were prevalent in Europe period, and then we will also see that how sociology has emerged in our society after the French Revolution or after the Renaissance, right। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करी जाएंगी एंड वीकली टेस्ट भी जो है वो वीकली या फिर फोर्टनाइटली का मतलब है कि हर 7 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा। उन रिटर्न टेस्ट के ऊपर आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो, राइट। तो वो टेस्ट जो है बिल्कुल वॉलेंटरी रहेगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके ईमेल पर पहुंचा दिया जाएगा या फिर आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएगा, और आपके जो पेपर है वो मैं ही यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप साइमल्टेनियसली इसकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपकी नॉलेज को बहुत तेजी से एनरिच करने वाली है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप। नाउ यस 1766 डेट करेक्ट नहीं है, राइट, थोड़ा डेट आगे है, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा मॉडर्निटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्निटी? मॉडर्निटी का मतलब ज़्यादातर यहाँ पर ये देखा जाता है, इट हैज़ बीन व्यूड एज एन ऑपोजिशन or a representing a break from tradition. It means we are progressing towards the future, right? We are presuming, turning our eye to the future. But problem यहाँ पर ये है that if you don't understand what is tradition, you will not be able to understand modernity. Now many of you must have heard that India is becoming modern. India is becoming modern from what? Modern in what? Modern in its traditional views, modern in its structure. So if you don't know what is traditional structure, how will you be able to analyze that what is modern and how progressive the modern it is, right? So we must understand that if modernity is viewed as being in opposition and representing a break from tradition, then what was tradition like? तो इसी चीज के लिए हमें यहाँ पर ये समझना होगा what are the major features of the society before modernity has come in, right। मॉडर्निटी ये बोला जाता है कि हमारे इस वर्ल्ड में मॉडर्निटी जो आई है वो 16th सेंचुरी से आई है, 16th सेंचुरी से आई है, राइट। 16th सेंचुरी इज द ऑनसेट ऑफ द रेनेसां पीरियड। रेनेसां, इसकी स्पेलिंग एक बार ध्यान से पढ़ लेना, राइट। रेनेसां मीन्स रीबर्थ, मतलब वापस से एक बर्थ हुआ है, किस चीज का? ऑफ रैशनैलिटी, ऑफ इंटरेस्ट इन कल्चर, इंटरेस्ट इन आर्ट, इंटरेस्ट इन नॉलेज। अर्लियर इन मिडिवल सोसाइटी, सी मिडिवल सोसाइटी का जो पीरियड है वो है आपका 6 AD, यानी कि 600 से लेकर 1400। इनको हम यहाँ पर डार्क एजेस भी बोलते हैं। वी कॉल दिस पीरियड एज डार्क एजेस।
Why? Because knowledge was not rational. Knowledge was knowledge was more of an authoritarian instruction. It means whatever I am saying is true. You cannot inquire into the rational rational behind my knowledge. Suppose if I am saying that why suppose I am saying that women are weak, so you cannot ask me that why I am making such an absurd statement. If I am saying woman is weak or men are strong, you should believe this. This type of knowledge was prevalent in dark ages, right? Not only regarding knowledge regarding the gender, knowledge regarding everything, be it god, be it religion, be it society, be it anything. The knowledge was not inquired. Knowledge, people were not inquisitive का मतलब होता है यहाँ पर that you have this want of you are reflecting upon the knowledge, right? If today I ask you, if today I say that something is happening, right? मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक बोल्ड स्टेटमेंट प्रेजेंट करता हूँ, राइट? कि इंडिया में पावर्टी का रीजन जो है ना वो यहाँ पर हमारी कंट्री की वुमेन है। सपोज मैं एक ही चीज बता देता हूँ आपको, राइट? अब नाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट विल बिकम वेरी क्यूरियस दैट व्हाई आई एम मेकिंग सच स्टेटमेंट, and now you will ask me that why are you saying such thing that in India poverty is because of the poor women, right? So this is called inquisitiveness. You are being curious and now you are reflecting upon my knowledge. रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये है कि जो मैंने बोला आप मेरे से उल्टा यहाँ पर सवाल कर रहे हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, why are you saying such thing? Such type of reflection, such type of inquisitiveness was not present in dark ages. Whatever has been said, it was taken as a direction, right? So such type of society we have seen in medieval period. So we can see that the medieval society was very backward in nature, and also now we are seeing capitalism has been prevalent in major democracies of our world, be it India, be it United States, be it United Kingdom, or be it South Africa, or be it Italy, or other democracies. We are seeing capitalist is the मेजर इकोनॉमिक सिस्टम विच इज गोइंग ऑन। आई होप आपको पता होगा कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये होता है दैट इट इज द प्राइवेट प्लेयर्स हु आर producing the goods at very large scale, and they are earning profits from them, and the government is only playing a role of a mediator. The government is only managing the private players and other stuff, right? Government is not engaging in the production of the common goods. आज की तारीख में अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में, you will see the role of the government is very minimal in terms of private goods. अगर आप मॉल जाते हो, किसी भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, यू विल नेवर सी कि यहाँ पर हमारे भारतीय सरकार के मेजॉरिटी स्टोर्स हैं। आप देखोगे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेगा, नाइकी मिलेगा, एडिडास मिलेगा, रीबॉक मिलेगा, स्केचर्स मिलेगा, आपको रेमंड्स मिलेगा, ये सब प्राइवेट ब्रांड्स हैं। द गवर्नमेंट इज नॉट इंडल्ज्ड in these things, right? Because the government is only playing a mediator role. तो जहाँ पर private players have taken a larger hand, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि वहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम आया है ये हमारा मॉडर्निटी के बाद आया है। उससे पहले एक सिस्टम चलता था जिसको हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, राइट? दो तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। यहाँ पर एक कम्युनिस्ट सिस्टम भी होता है, राइट? कम्युनिस्ट सिस्टम भी होता है जहाँ पर द गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ लार्जर रोल। जैसे कि आप देखोगे रशिया, जैसे आप देखोगे चाइना, where they are playing a major role, where they are playing a major role in production of common goods, right? अब यहाँ पर हरित का एक सवाल है that we are discussing exclusively about Europe or India including, अच्छा, in paper one the syllabus is all about changes happened in Europe,
because it is about Western sociology, right? Paper 1 is all about Western sociology, paper 2 is all about Indian sociology. तो राइट, पेपर 1 में हम पूरी यूरोपियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ सोसाइटी हैज चेंज्ड, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। और पेपर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में सोशियोलॉजी कैसे आई, हु इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी इन इंडिया, एंड उसके बाद हम इंडियन सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जब तक आप सोशियोलॉजी के डायमेंशंस को नहीं समझोगे तब तक आप पेपर 2 नहीं समझ सकते। तो पेपर 1 जो है वो आपका यहाँ पर सोशियोलॉजी का बेस बनाएगा कि सोशियोलॉजी हमारे इस वर्ल्ड में कैसे आई, हाउ सोशियोलॉजी वाज क्रिएटेड। उसके बाद हम सोशियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट देखेंगे कि अलग अलग थिंकर्स आए, उन थिंकर्स ने सोशियोलॉजी में कैसे कंट्रीब्यूट करा और उन्होंने अपने कैसे कैसे नए नए कॉन्सेप्ट्स निकाले। उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे कि इंडियन थिंकर जो हैं वो किन किन वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की आइडियोलॉजी के साथ में स्टिक करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम अ पर्सन हु फॉलो गांधी, राइट। सिमिलरली गांधी का मतलब क्या है, यू बिलीव इन पीस, यू बिलीव इन सत्याग्रह। सिमिलरली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे दैट आई एम अ पर्सन हु फॉलोज कार्ल मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स ने कहा होगा वो उसी की आइडियोलॉजी के साथ में स्टिक करेगा, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो है वो इंडियन सोशियोलॉजी से होंगी। तो पहले पेपर में सिर्फ हम यूरोपियन सोसाइटी और वेस्ट की सोशियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि जिस तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, तो मिडिवल इंडिया में, मिडिवल इंडिया नहीं, मिडिवल सोसाइटी ऑफ यूरोप में फ्यूडलिज्म वाज द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूडलिज्म? सी, फ्यूडलिज्म को अगर हम ब्रेक करें तो ये फ्यूडलिज्म एक वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं फीएफ, FIEF। अगर आप इनके रनिंग नोट्स बनाओगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप इन्हें लिखते जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, राइट। नहीं भी लिख रहे हो तो फिर अगर आप इन सब चीज़ों को PPT में देखना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाओगे तो फिर वो आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीएफ? फीएफ इज अ लैटिन वर्ड एंड इसका मतलब होता है यहाँ पर लैंड। तो इट मीन्स मेडिवल सोसाइटी वाज फ्यूडल इन कैरेक्टर, फ्यूडल थी वो कैरेक्टर के अंदर। एंड फ्यूडल जो आता है वो आता है लैंड, मतलब लैटिन वर्ड है फीएफ, और फीएफ का मतलब होता है लैंड। इट मीन्स the source of the power in the medieval society was land. It was the land which is revolving around the whole society. It is the land which is playing the major role in the society, right? तो अब यहाँ पर क्या है कि मिडिवल सोसाइटी की शुरुआत कहाँ से हुई? इट हैड इमर्ज्ड ऑन अकाउंट ऑफ डाउनफॉल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर एंड एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें जो है वो पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, बस मैं आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मिडिवल सोसाइटी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। मिडिवल सोसाइटी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर रोमन एम्पायर पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज हो गया, 6-7 सेंचुरी में ये सब चीज़ें हो गई थी। अगर एंशियंट इंडिया पढ़ी होगी तभी आपने देखा होगा कि गुप्ता एम्पायर में गोल्ड कॉइन्स बहुत कम आने लगे थे, ट्रेड थोड़ी डिक्लाइन हुई थी गुप्ता पीरियड में, क्योंकि रोमन एम्पायर खत्म हो रहा था, रोम एम्पायर खत्म हो रहा था उस समय पर। और जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, देन दिस फ्यूडल सिस्टम हैज स्टार्टेड। अब फ्यूडल एम्पायर जो है वो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? फ्यूडल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लैंड इज द मेजर सोर्स ऑफ पावर हियर, राइट। इन फ्यूडल सोसाइटी लैंड वाज द सोर्स ऑफ पावर। थस फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है? सब यहाँ पर एक हायरार्की क्रिएट हुई है। देयर इज अ हायरार्की क्रिएटेड, हायरार्की वेयर different persons are accountable to different person। बट यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती थी वो होती थी यहाँ पर किंग। नाउ किंग इज द वन हु हैज द पोजेशन, हु इज द ओनर ऑफ ऑल द लैंड, राइट। अब हर अलग अलग रीजन में सबके रीजन्स जो है वो डिमार्केटेड थे, मतलब सबके अंदर जो है वो डिवीजन हुआ था। तो एक एरिया का एक ही यहाँ पर किंग होगा। सपोज यहाँ पर हम साउथ इंडिया मान लेते हैं, यूरोप में आप मान लो कि यूरोप में एक ये यूरोप है, इस यूरोप में अलग अलग डिवीजन हुए हुए
तो हर एरिया का अपना अलग अलग कोई यहाँ पर किंग है, राइट। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो ये एरिया है यहाँ पर हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, इट इज द किंग। अब वट एवर द लैंड फॉल्स अंडर दिस रीजन, द ओनरशिप लाइज इन द हैंड ऑफ द किंग, बट द किंग डज नॉट हैव एनी ऑफ इट्स आर्मी। किंग के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, किंग के पास सिर्फ लैंड है। नाउ व्हाट विल किंग डू? King will allocate some of its land to whom? The king will be giving some land to his vassals. Vassals है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं knights। अब जो ये वैसल्स हैं या फिर जो नाइट्स हैं, इनके पास जो है ना वो बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वैसल्स के पास अपने बहुत ज़्यादा सोल्जर हैं जिनको हम स्लेव्स भी बोलते हैं। अब जो इनके सोल्जर्स हैं विल बी प्रोवाइडिंग, these soldiers will be providing what? Military services to the king. These vassals will instruct their soldiers that you have to provide protection to the land of the king. You will be protecting the king also, right? And what they are getting in return? The king is giving them land. अब इस land का vessel क्या करेगा? Vassal will try and they will fetch some commoners. कॉमनर्स का मतलब आम आदमी जो होते हैं, तब उस समय पे सिर्फ आम आदमी जो है वो फार्मर्स हुआ करते थे। नाउ व्हाट दिस फार्मर विल डू? फार्मर विल कल्टीवेट द क्रॉप एंड विल गिव ऑल द क्रॉप्स टू नाइट्स एंड द किंग। सो यहाँ पर तीन क्लासेस जो है वो हमें देखने को मिली थी। द फर्स्ट इज द क्लर्जी। क्लर्जी इज द person who is managing all the religious affairs in the medieval Europe, right? तो यहाँ पर तीन क्लासेस हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर। तो ये जो है ये नोबिलिटी है, ये कॉमनर है, और जो किंग के साथ में बैठे हुए हैं उनको हम बोलते हैं क्लर्जी, राइट। अब ये चीज़ अगर हम देखें तो मनी इज नॉट प्लेइंग अ रोल हियर। medieval society में there is no role which is played by money. Only land is playing a major role. That is why it is called feudal, right? Feudal का मतलब क्या है? Feud, which originally meant a fief or a land which is held on condition or service, right? So king is allocating some part of its land to the vassals. Vassal is giving land to the farmers so that they can cultivate crops, and in return of this land, vassal or knights will be providing military service to the king. Now the fiefs, fief का मतलब है लैंड जो है वो अलग अलग लोगों में आगे डिवाइड होगा। अब जो वैसल हैं, वैसल जो है वो आगे लैंड को आगे किसी और को दे सकता है। तो जैसे सपोज यहाँ पर जो कॉमनर है, कॉमनर के लिए वैसल एक ओवरलॉर्ड हुआ, राइट। ही इज एन ओवरलॉर्ड, मतलब वो मेरे यहाँ पर क्या होंगे? वो मेरे सेठ जी होंगे, क्योंकि उन सेठ जी ने मुझे लैंड दिया है। द पर्सन हैज गिवन मी लैंड, सो माई बॉस इज द वन हु हैज गिवन मी लैंड, राइट। उनको नहीं मतलब कि ये लैंड किंग का है या किसका है, जहाँ से जिसको लैंड मिलेगा उसके लिए वो ओवरलॉर्ड है, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि जो फ्यूडल सोसाइटी है वो लैंड वहाँ पर मेजर पावर है। और यहाँ पर तीन हमने क्लासेस देखी। The first class is clergy, second class is nobility, and the third is commoner. Clergy is considered as one of those people who pray for all, who will make law with regard to society. It is generally said that what is the time period of medieval society? It is 600 to 1400 AD. राइट। तो अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं 2021 AD, राइट। तो मिडिवल सोसाइटी का पीरियड ये है, राइट। तो क्लर्जी का मतलब है प्रे फॉर ऑल, नोबिलिटी का मतलब है टू डिफेंड ऑल, एंड कॉमनर का मतलब है टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। तो क्लर्जी इज बिजी इन व्हाट? मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर द होल सोसाइटी, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे सोसाइटी के अंदर। तो clergy is generally said the one who sit beside the king and they advise the king on the religious matter, on the policy matter. तो सोसाइटी हम बोलेंगे वहाँ पर काफ़ी रिलीजियस नेचर की थी, क्योंकि clergy has the top position.
एंड क्लर्जी इज व्हाट मैनेजिंग अ रोमन कैथोलिक चर्च। इनका इंस्टीट्यूशन था रोमन कैथोलिक चर्च। मतलब आप ये देखोगे कि पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी जो है वो यहाँ पर चलने को हमें मिल रही थी, रोमन कैथोलिक चर्च। एंड ये है यहाँ पर नोबिलिटी, दे आर द वन हु विल बी डिफेंडिंग, मतलब दे प्रोवाइड मिलिट्री सर्विसेज, राइट। और एक है यहाँ पर कॉमनर्स, तो ये कॉमनर्स हैं, दे प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल। तो ये तीन जो है वो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें, तीन पोजीशंस हैं। इनको हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं एस्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। थोड़े समय बाद समझ आएगा एस्टेट। जैसे आपको मैंने ये बताया ना कि ये है यहाँ पर क्लर्जी, क्लर्जी एज एन इज एन एस्टेट। एस्टेट का मतलब ये एक पोजीशन है सोसाइटी के अंदर। दिस आर नोबल, दिस इज ऑल्सो एन एस्टेट। एंड टीयर्स एट आर्ट, मतलब ये कॉमनर, तो ये यहाँ पर क्या है, ये भी एक एस्टेट है। तो मेडिवल सोसाइटी को बोलते हैं थ्री एस्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। नॉर्मेलिटी नहीं, नोबिलिटी, नोबिलिटी इसको हम बोलते हैं नोबल्स, राइट। नोबल्स, ये ध्यान रखो, नोबल्स और नोबिलिटी, राइट। नोबिलिटी, राइट। इनके पास अपने सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर्स प्रोवाइड ऑल द प्रोटेक्शन टू द लैंड, राइट। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा ध्यान रखना, राइट। तो हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी इक्वल, ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाली स्लाइड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एस्टेट इज अ पोजीशन, estate is a position in the medieval society. So there are three estates here, right? So first estate is consisted of Roman Catholic clergy, मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रीस्ट होते हैं ना, जो पंडित पुजारी, वो है यहाँ पर क्लर्जी। सेकेंड एस्टेट है यहाँ पर नोबल्स, जो सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। सपोज अगर हमारे यूरोपियन सोसाइटी की पॉपुलेशन है 1 लाख, अगर 1 लाख पॉपुलेशन है, तो नोबल सिर्फ यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 2000। सिर्फ 2000 नोबल्स हैं 1 लाख में से, और 1 लाख पॉपुलेशन में से, और इनके पास 20% से ज़्यादा लैंड है, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि कितनी अनइक्वल सोसाइटी है उस समय पर। सोसाइटी आज भी अनइक्वल है। आप सब लोगों को पता है कि in India 1% of the population holds 76% of wealth in our country, right? चाहे आप अंबानी को देख लो, अदानी को देख लो, these people constitute only 1% of our total population and they hold 76% of the wealth. तो अनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में अगर हम मॉडर्न पीरियड से देखें तो वो आज भी इंक्रीज हुई है। That is why many people think that what sort of modernity is this? हम मॉडर्न किस बेसिस पे है, क्या अनइक्वालिटी मॉडर्न हो गई है कि पहले पहले सॉरी नॉट अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मॉडर्न हो गई है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपने देखनी होगी। अब थर्ड स्टेट क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर कॉमनर्स हैं, दोज हु हैड वेरी लिटिल राइट्स एंड दे पेड हाफ ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस। तो इसमें कौन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेजेंट्स। पेजेंट्स का मतलब यहाँ पर कौन है, किसान। 80% ऑफ द पॉपुलेशन वर फार्मर्स, राइट। पुअरली पेड सर्वेंट्स एंड वेल्दी मर्चेंट एंड स्किल वर्कर्स, ये जो है ये बहुत बाद में आए हैं, ये आए हैं अराउंड 1400 में। जब मेडिवल सोसाइटी वॉज अबाउट टू एंड, तब हमने एक नई क्लास आती हुई देखी, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट्स। मर्चेंट्स जो ट्रेड के अंदर मतलब जो ट्रेड करते हैं गुड्स के अंदर, राइट। अभी तक आपको समझ आ गया कि फ्यूडल सोसाइटी का मतलब यहाँ पर क्या है। थ्री एस्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, दीज आर द पोजीशंस in the society. Every position in the society has different obligation, privileges, status and position. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर क्लर्जी कोई अपराध करते हैं, if suppose a clergy commits a crime, so the punishment for that crime will be very
very we can say easy punishment or very normal punishment will be given to a clergy. But if the same crime has been committed by a peasant, so we can say the punishment will be very severe. So why this society is considered an unequal society? Because it is the status, जो ये है ना, ये तीन स्टेटस है यहाँ पर. जैसे ये मान लो हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास. तो हर क्लास को जो है वो यहाँ पर प्रिविलेज दिया गया है, राइट. सेकंड स्टेट इज नोबल्स, नोबिलिटी, सोल्जर्स. मुझे बस एक चीज बता दो, आपको यहाँ तक समझ आ गया जो मैंने आपको समझाया है अभी तक? ये चीज समझ आ गई कि फ्यूडल का मतलब क्या होता है, फ्यूडल सोसाइटी कैसी होती है, और यहाँ पर थ्री एस्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है. किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो. रेनेसा का मतलब मैं समझाऊंगा, अभी रेनेसा का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट. अभी रेनेसा का मतलब समझाऊंगा, ठीक है. यहाँ जो मैंने डिस्कस करा है बस वो बात करो, अभी रेनेसा की बात नहीं होगी, राइट. जब रेनेसा की बात होगी तब हम रेनेसा को डिस्कस करेंगे. ठीक है, कैपिटलिज्म भी डिस्कस होगा, वो भी अभी डिस्कस होगा, डोंट वरी. ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं. डोंट वरी हरित, अभी कैपिटलिज्म आएगा, अभी सारा टाइम हमें कैपिटलिज्म हमें डिस्कस ही करना है, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सो अभी तक जो है वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं. अब एस्टेट सिस्टम क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया. एस्टेट सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, राइट. अब मैंने ये भी बता दिया दैट एस्टेट सिस्टम distinguished in terms of status, privileges and restriction. Every position have their own what privileges. सपोज मैंने कोई मतलब अगर मैंने एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है सोसाइटी में, सो आई विल बी रिस्पेक्टेड, राइट. अब आप एक नॉर्मल इस क्रूड एनालॉजी को समझने की कोशिश करिए यहाँ पर. जैसे क्रूड एनालॉजी यहाँ पर क्या रहेगी, क्रूड एनालॉजी रहेगी जैसे आप एक आईएएस ऑफिसर हो और एक यहाँ पर एक फार्मर है. तो जो आईएएस ऑफिसर है और जो फार्मर है, उनकी
प्रिविलेजेस में फर्क होगा नहीं होगा, इट इज जनरली सेड जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, उस आईएएस ऑफिसर की क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उनको एक अपना बंगलो मिलता है, लेकिन फार्मर को कोई बंगलो मिलता है? आंसर इज नो। एक आईएएस ऑफिसर एक आईएएस ऑफिसर का स्टेटस कितना अच्छा होता है सोसाइटी में, एक फार्मर का स्टेटस शायद उतना अच्छा नहीं होता सोसाइटी में, राइट? सिमिलर चीज आपको एस्टेट सिस्टम में देखने को मिलेगी। जो क्लर्जी है, क्लर्जी के पास बहुत पावर है, बिकॉज द क्लर्जी इज सिटिंग बिसाइड द किंग। Clergy is advising the king that how the society should be run, how what sort of laws should be there in society in order to create a just society. Just society का मतलब ये होता है, just society, जस्ट सोसाइटी का मतलब है अ सोसाइटी विच इज बेस्ड अपॉन जस्टिस। न्याय होना चाहिए समाज के अंदर, उसको बोलते हैं जस्ट सोसाइटी, राइट? सो ये यहाँ पर क्लर्जी है, तो क्लर्जी की पोजीशन बहुत अच्छी है। फिर है नोबिलिटी, इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, बिकॉज जो नोबिलिटी है इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू एवरीवन। बट जो सबसे बुरी पोजीशन है वो यहाँ पर है कॉमनर्स की, बिकॉज कॉमनर्स आर पेइंग half of their income as taxes, because टैक्सेस का मतलब ये है, इनकम का मतलब ये है कि उनकी जो इनकम होती थी वो होती थी क्रॉप, उनका प्रोड्यूस जो है वो यहाँ पर होता था, और उसके बाद आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड करी जाती थी, राइट? आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनको वहाँ पर मतलब नोबिलिटी को दे दी। Now nobility will consume the crops, nobility will pass on the crops to the king. ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। So differences between estate can also be seen in the different penalties imposed for similar offences. मतलब समझ लो, different estates के अंदर जो है वो हमें different penalties देखने को मिली। Suppose क्लर्जी ने एक छोटा सा क्राइम करा और सेम क्राइम जो है वो कॉमनर ने करा, तो इनकी पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। नाउ दिस इज द मैनिफेस्टेशन, मतलब ये एक साफ साफ हमें दिख रहा है एक ये अनइक्वल सोसाइटी है। सेम चीज आप देखोगे अगर आज की तारीख में इंडिया में ऐसा नहीं होता। इफ if some if some actor commits a murder, if some actor commits a murder and my neighbor also commits a murder of her husband, my neighbor commits a murder, she murders her husband, and an actress also murders her husband, so we can see the offense and the penalty will be same here। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं होता था, राइट? तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि why this was an unequal society, why this society was considered as an unequal, because everything is based upon status, privilege, obligation and duties here, right? अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि feudal society में that it was based upon agriculture, land is the main source of power, तो agriculture यहाँ पर सब कुछ होगा। Now the village farm was the manor, the size of which varied from place to place. Its center was the manor house of the lord where he lived or which he visited. ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, ये आपके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे जो किंग ने लैंड दिया, द लैंड विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द किंग टू अ नाइट। अब ध्यान रखना मैंने क्या बताया था यहाँ पर, लैंड द किंग इज प्रोवाइडिंग लैंड टू वैसल और अ नाइट। नाउ दिस लैंड इज कॉल्ड मैनोर, MANOR, ठीक है? इसके अंदर जो लैंड है उसमें खेती भी होगी, एग्रीकल्चर भी होगा, और एक होगा यहाँ पर पैस्चर एरिया। पैस्चर एरिया फॉर इज कैटल ग्रेजिंग, राइट? कैटल ग्रेजिंग के लिए एक पैस्चर एरिया होता है जहाँ पर आप अपने एनिमल्स को घास चराने लेकर जाते हो, राइट? तो मैनर इंक्लूडेड अ लार्ज फार्म विच सपोर्टेड ऑल दोज हु हैड वर्कड ऑन इट, और अ पैस्चर एरिया। बस एक समझ लो, मैं आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ कि फ्यूडल लाइफ किस तरीके से होती है, राइट? अब यहाँ पर रोमन कैथलिक चर्च आता है, जिसको कौन चलाता है यहाँ पर? क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब जो क्रिश्चियनिटी में होते हैं ना फादर, जो चर्च के हेड होते हैं, प्रीस्ट, वो यहाँ पर इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन।
Now, Roman Catholic Church is a very powerful institution as feudalism in Western Europe during medieval time. अब now Christianity जो priest है is teaching everyone that man's life on earth was not the end of the existence. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस धरती पर आए हो तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है that it is the end of the existence. इट इज द एंड ऑफ द एग्जिस्टेंस, मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आ गए तो आपका काम खत्म हो गया. यू शुड गिव अप ऑल द प्लेजर्स इन योर लाइफ एंड यू शुड हैव द लाइफ ऑफ द स्पिरिट आफ्टर द डेथ. मतलब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं दैट इफ यू विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग देन यू माइट गो टू हेवन. तो मतलब यहाँ पर चर्च क्या बता रहा है. अब देखो यहाँ पर चर्च का मेन पर्पस क्या है. Church always want to create an orderly society. चर्च हमेशा क्या चाहता है कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा पीस रहे, सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मनी रहे. पीपल शुड नॉट फाइट विद ईच अदर फॉर मनी, फॉर वुमेन, फॉर गुड्स, फॉर एग्रीकल्चर. तो अब चर्च के पास यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा इन सब चीज़ों के लिए. तो चर्च क्या कहेगा दैट यू शुड give up all the pleasures. You should not live a materialistic life. This is why religion is created. Religion को इसलिए ही क्रिएट करा गया है सोसाइटी के अंदर जिससे कि लोगों के माइंड पर कंट्रोल करा जा सके. आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अरे आज तो इस भगवान का दिन है तो आज जो है मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करूँगा, आज मैं मीट नहीं कंज्यूम करूँगा. आपने देखा होगा बहुत से ऑस्पिशियस डेज के अंदर हम सारे काम जो है वो बहुत अच्छे करते हैं. हम जल्दी नहा लेंगे सुबह, हम फिर पूजा करने जाएंगे, फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाएंगे और उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे एंड कुछ किसी पुअर की हेल्प करेंगे. ये क्यों हो रहा है. ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस हैं रिलीजन में जिससे कि हम एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर सकें जो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो. यस, बिल्कुल. मतलब everybody wants to have a peaceful life. तो रोमन कैथलिक चर्च वॉज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, राइट. बट यहाँ पर फर्क ये है कि रोमन कैथलिक चर्च वॉज वेरी अथॉरिटेरियन ऑल्सो इन नेचर. इफ समबडी ट्राइज टू challenge the authority of the church, the person will be killed, the person will be beaten to death, or the person will be given capital punishment, the person will be hanged till death. ये चीज़ आपको समझनी है, बस यही फर्क है. So that is why the main, they always laid great stress on purity, resistance to temptation. मतलब अपनी physical जो temptation होती है ना कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, तो उनको आपको रिस्ट्रेन करना है. ये जो क्रिश्चियन मंक्स है, सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट, सेंट ऑगस्टीन, ये इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर उस समय पर ज़्यादा स्ट्रेस करते थे. अब इतने ज़्यादा इन्होंने इन मंक्स ने, क्रिश्चियन मंक्स ने स्ट्रेस करा that some people withdrew from the worldly life. They stopped doing everything. They don't want to live a materialistic life. Now they led a life of virtue and penance. So what they are doing, they have taken a vow of obedience, they have taken a vow of poverty and chastity. Chastity का मतलब ये है that you are not going to engage into a sexual relationship. You are not going to give yourself physical pleasures. आप अपनी बॉडी को फिजिकल प्लेजर नहीं देने वाले हो. आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक, यू आर नॉट गोइंग टू रन बिहाइंड मनी, सो यू आर गोइंग फॉर पावर्टी हियर, यू आर गोइंग टू गो फॉर बेगिंग. तो आपने देखा होगा कि वैष्णव धर्म में भी आप इस्कॉन, अगर किसी ने इस्कॉन मेंबरशिप के बारे में सुना है तो इस्कॉन मेंबरशिप में भी दे टेक अ वाव ऑफ बेगिंग. तो मतलब वो भिक्षुज बनाते हैं, चाहे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब एजुकेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं. कॉलेज के प्रोफेसर हैं एंड ही बिलीव इन कृष्णा कल्ट. मतलब वो चाहते हैं कि मैं इस्कॉन में एक बहुत अच्छी पोजीशन ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो इस्कॉन में आपको एक टास्क दिया जाएगा दैट आपको 2 दिन के लिए भिक्षु बनना पड़ेगा. तो आप चाहे कितने भी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर होंगे तो आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होकर भीख मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रोसेस होता है. वहाँ पर इस्कॉन में ऐसा है. मतलब actually some of my close friends whose father is a professor of physics in Delhi University,
he was made a bhikshu in metro station of Delhi metro station itself, right? So now this is the control of the church or the religion, राइट तो मतलब वो एक बड़े से बड़े प्रोफेसर को क्या चीज़ें करवा सकते हैं अब आप ये भी खुद देख सकते हो, राइट? तो रोमन कैथोलिक चर्च का कितना बड़ा रोल है और रिलीजन का कितना बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर, अब आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे, राइट? अब सम मोनास्ट्रीज लाइक दोज फंडेड बाय सेंट बेनेडिक्ट वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड assured the members a well ordered life। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अब मोनास्ट्रीज में जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग जो है वहाँ पर एवरीथिंग वाज टॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। वी आर नॉट टीचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी इन दीज मोनास्ट्रीज। जैसे इंडिया में गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल में क्या होता था, आपको वेद के बारे में जो है वो ज्ञान दिया जाता था। सिमिलरली इन्हीं मोनास्ट्रीज में आपको बाइबल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर आपको डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाया जाएगा, मॉरल लाइफ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप और लोगों का भी मॉरल बढ़ा सके और लोगों को भी समझा सके दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। बट कुछ समय बाद हमने ये चीज़ें देखी, कि भाई करप्शन क्रेप्ट इनटू द चर्चेस। हाउ करप्शन क्रेप्ट? करप्शन का मतलब है कि करप्शन जो है वो मोनास्ट्रीज के अंदर, चर्चेस के अंदर घुस गया। कैसे? नाउ उस समय पर ना एक रेड लेटर बहुत ज्यादा माना जाता था। अ रेड लेटर, राइट? रेड लेटर होता था, ये जो प्रोवाइड करा जाता था, ये करा जाता था प्रीस्ट के द्वारा। किसको करा जाता था? द वन हु कमिटेड द सिन। सपोज यू आर द पर्सन हु हैज कमिटेड द सिन। आपने एक अपराध करा। नाउ यू विल गो टू द फादर एंड यू विल कन्विंस, नॉट कन्विंस, यू विल कन्फेस। वो होता है ना, आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि आप चर्च में जाते हो, फादर इज सिटिंग इन अनदर बॉक्स, द पर्सन हु इज कन्फेसिंग द क्राइम इज सिटिंग इन अनदर बॉक्स। सो यहाँ पर यही चीजें होती थी। तो अब क्या होगा कि द पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम will confess to the priest that father, I have murdered 10 people. Now what should be my punishment? So father says, you provide me this much of land, you provide me this much of crop, you provide me this much of money, and I will forgive all of your sins। तो अब ये करप्शन आ गया। करप्शन में क्या हो गया कि अब आप फादर क्या कर रहे हैं, आप जितना मर्जी अपराध करो, no matter how much crime you have committed, you give me a piece of land, you give me a part of crop, you give me some money, I am going to forgive all of your sins, or I will be giving you a letter which will make assure that you go to heaven only after death। अब आप ये देखो कि मैंने क्राइम करा और मैं पंडित जी के पास जाता हूँ और पंडित जी कहता हूँ कि पंडित जी मैंने इतना बड़ा अपराध करा है, आप पंडित जी 2 लाख रुपए पकड़िए और मुझे एक लेटर दे दीजिए जो कि ये बोले कि मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। तो ये वही वाली बात है जो उस समय पे मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी में होती थी। अब नाउ पीपल वर स्टार्टिंग टू व्हाट, दे स्टार्टेड कमिटिंग क्राइम। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? अब जब रिलीजियस लीडर्स ही करप्ट हो गए, तो अब नाउ वी कैन नॉट लिव एन ऑर्डरली लाइफ। नाउ व्हाट इज द, we were trying to create a orderly life, a just society, but now the religious leaders have become corrupt themselves. What kind of society they will be leading? So now a lot of turmoil in the society has been created। अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टर्मोइल होने लगा, बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस आ गया सोसाइटी के अंदर, विच स्टार्ट। अब नाउ यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग, we are seeing the decline of the feudal system। उसी समय पर we are seeing that feudal system is declining at that time। and उस समय पर हमने ये भी चीजें देखी that revival of trade was also happening। मतलब people were also reviving the trade with another countries, another regions। अब लोगों ने क्या करने लगे, लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट करने लगे एंड दे वर सेलिंग द क्रॉप्स टू अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो अब जहाँ जहाँ पर क्रॉप्स कल्टीवेट होंगे वहाँ वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
जहां पर भी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होगा वहीं पर ही साइड में आपको टाउन एरिया बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीपल द फार्मर विल कल्टीवेट द लैंड इन द फार्म एंड दे विल लिव नियर बाय, दे विल लिव नियर बाय इन द रीजन। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मिडिवल सोसाइटी में देयर वाज नो यूज ऑफ मनी, बट after all the corruption which came into the church, we are seeing what? We are seeing that the money has been increasingly used because father भी अब पैसा मांगने लगे, right? So and for people want to invest money in agriculture, people want to cultivate cash crops, people want to invest more money in goods because they want to do what? They want to do trade, and for trading in goods you need money. So there was increasing use of money, but money had little use in feudal society because in feudal society everything was based upon land. So a feudal manor was more self-sufficient for its need. Manor क्या है? एक land area है, right? जो मैंने आपको बताया था। अब एक फ्यूडल सोसाइटी में मैन की वेल्थ क्या होगी? लैंड, राइट? जैसे एंशियंट सोसाइटी में बोला जाता है ना, ऋग वैदिक सोसाइटी में हमने देखा था कि जो मैन की वेल्थ है इट वाज द कैटल विच ही ओन्ड। अगर आप एंशियंट इंडिया पढ़ोगे तो मैन की जो वेल्थ है इट वाज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द कैटल ही ओन्ड एट दैट टाइम, कि किसके पास कितनी ज़्यादा गायें हैं, किसके पास कितनी ज़्यादा भैंस है, वो उतना अमीर माना जाता था। ऋग वैदिक सोसाइटी, एंशियंट इंडिया। फ्यूडल सोसाइटी में किसके पास कितना ज़्यादा लैंड है। अब जब फ्यूडल सोसाइटी खत्म होने लग गई, नाउ पीपल आर कंसर्न्ड हाउ मच मनी डू यू हैव, राइट? तो ये सारी चीज़ें होने लगी। नाउ विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर दिस चेंज्ड, marking the beginning of the transition from feudal economy to a capitalist economy। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर फ्यूडल इकोनॉमी से हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाने लगे, इन विच वेल्थ इज यूज्ड टू मेक अ प्रॉफिट। इट मीन्स, देखो, in feudal society why there was very less usage of money, because you cannot use land as your capital। why? because आपको क्या चाहिए यहाँ पर? आपका जो मेन पर्पस है इट इज टू कल्टीवेट क्रॉप। आपको पता ही नहीं है कि इस क्रॉप की कोई मार्केट वैल्यू भी है, राइट? अब आप एक फार्मर हो, आपको पता ही नहीं है कि इस क्रॉप की कोई मार्केट वैल्यू। आपको बस इतना पता है कि जो भी क्रॉप आपने उगाया, whatever the crop you have cultivated or you have grown, you will be giving the same crop to whom? To clergy, to nobility। but now many people have realized, because there was discovery of other region, लोगों ने अलग अलग रीजन्स को ढूंढ लिया जहां पर कुछ क्रॉप्स की डिमांड है। तो उन्होंने बोला अगर आप मुझे क्रॉप देते हो तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना गोल्ड दूंगा, इतना सिल्वर दूंगा। तो दे that is why the money's usage has been increased in the society at that time। also in feudal society the money was not there because land, जितना ज़्यादा आपके पास लैंड है उसका आप करोगे भी क्या? यू मोस्ट ऑफ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हो बस। बट इफ़ यू हैव मोर मनी देन यू कैन बाय अ न्यू पीस ऑफ लैंड इन सम अनदर रीजन, यू कैन बाय मोर एंड मोर गुड्स। where अब लैंड में क्या है? द लैंड इज ओन्ड बाय द किंग, सो यू कैन नॉट सेल द लैंड, राइट? तो लैंड इज नॉट योर वेल्थ। आपके पास वेल्थ है ही नहीं। आपकी जो वेल्थ है वो सिर्फ क्रॉप्स हैं। एक कॉमनर के पास क्या वेल्थ होगी? कॉमनर इज अ फार्मर, और फार्मर सिर्फ क्रॉप उगाता है, तो क्रॉप वेल्थ नहीं है उस समय पर। अब यहाँ पर क्या होने लगा? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वेल्थ इज बीन इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्रॉप बेचा तो आपने प्रॉफिट कमाया, वो ही प्रॉफिट आप वापस से री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, जिससे कि आपके बिजनेस को आप एक्सपैंड कर सको, राइट? सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, मुझे 25% का प्रॉफिट हो गया, तो मेरी अब यहाँ पर वेल्थ कितनी हो गई? 1,25,000। अब इस 1,25,000 को मैं फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा अपने बिजनेस के अंदर। अब मैं ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करूंगा,
Now I will be producing more goods and will be making more profit now. So this is how we are seeing that a transition is taking place where the feudal economy is declining and the capital economy is starting, right? So this is done by investing money in business, in trade and industry, right? जहां पर आपके मनी को वापस से री इन्वेस्ट करा जाता है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सको, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो हुआ करता था वो एंशियंट सोसाइटी में होता था, राइट? एंशियंट सोसाइटी में बार्टर सिस्टम होता था, बट वो इसमें इतना वो नहीं है। वो कार्ल मार्क्स में हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम, राइट? अरे हम कार्ल मार्क्स के टाइम पे पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। अभी ये बताओ कि ये चीजें समझ आ गई, जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? राइट, सब मतलब सब लोग, जिसको कोई डाउट है वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। स्वाति आपको समझ आ गया? रेड लेटर का मतलब यहाँ पर ये है कि नाउ आई एम गिविंग यू द लेटर which is assuring that after your death you will go to heaven. You have no sin, you have committed no sin in your life. तो मतलब एक तरीके से ये स्कैम होता था, रेड लेटर स्कैम बोलते हैं, राइट? बाकी मैं इसको डिटेल वर्जन में भी आपको पढ़ा दूँ, राइट? अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो बता दूंगा, बट मतलब ये आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हाउ करप्शन क्रेप्ट इनटू द मोनास्ट्रीज एंड टू द चर्चेस, राइट? तो अब यहाँ पर क्या होने लगा, एज अ रिजल्ट हमने देखा जब ट्रेड ट्रेड होने लगी, यहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर investing in businesses, investing in trading. So a new class has emerged, right? Right, right, बिल्कुल ठीक है। So a new class has emerged here, a new class which is called the middle class, जिसको हम बोलते हैं merchant class. They are merchants. Who are merchants? The one who engages themselves in trading business. Now, what is the main purpose of merchants? They will buy goods and they sell goods. What they take commission. They take the part of the commission. जैसे आपने goods जो है वो खरीदा 10 रुपए में और बेच दिया आगे 14 रुपए में, तो आपको 4 रुपए का कमीशन मिला, राइट? तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा कमीशन कमाएगा। तो लोग क्या करने लगे कि हमने माल खरीदा स्पेन से और बाकी जाकर बेच दिया इटली में, राइट? तो ये चीज़ें मर्चेंट्स करा करते थे। सो इवन दो small in number, they started to play an important role in society because of the wealth they possess. So they had a lot of money in their hands. So this is considered as an early phase of mercantile. This is known as अर्ली फेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी हमारी इस वर्ल्ड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग, people starting buying goods from another country and used to sell them at a very high price. This was the main purpose of the mercantile capitalism. So mercantile capitalism is a system of trading for profit, typically in commodities produced by non-capitalist production method, right? Non-capitalist production method का मतलब समझते हो?
जहाँ पर आप फैक्ट्री में माल नहीं बना रहे, राइट? अगर आप कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड होता है, वो होता है कि दैट यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एट अ वेरी लार्ज स्केल, राइट? लार्ज स्केल। तो यहाँ पे नॉन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड क्या है? बिकॉज दे आर बाइंग गुड्स। बस यही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही समझना है कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म होता क्या है। अब इन्हीं सब डेवलपमेंट की वजह से फ्यूडल सिस्टम जो है वो अब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। टाउन्स वर Towns which were free from the control of the lords began to undermine the stability of the feudal society. ठीक है? अब पहले क्या होता था कि लैंड वॉज द सोर्स ऑफ पावर। Who has all the power of the land? It was the king. But the king has no military of its own. So king used to give land to the vassals for protection, जिससे कि उसको मिलिट्री सर्विस मिल सके, राइट? अब नाउ land's role is declining. Feudal society is declining. So what is happening? Now people have a lot of money. Even king has also invested a lot of money in trading. Kings ने भी बहुत पैसा ट्रेडिंग में लगा रखा है. King is also earning a lot of money. And now everybody has started working for money. So now king does not need to give land to vassals, to knights, because king can hire his own army. King will hire army by giving them money. Now king does not need to give land to the vassals or to the knights, right? King can directly hire the army from the society. So king also started having their own armies and thus freed themselves from earlier dependence on the lords for soldiers. पहले क्या होता था कि किंग वैसल्स को लैंड देते थे, वैसल्स उस लैंड के बदले में किंग को मिलिट्री सर्विस दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने लगा। किंग के पास अपनी आर्मी नहीं लगी। अब इसकी वजह से क्या होने लगा? इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स। अब अलग अलग कंट्रीज बन गई। पीपल स्टार्टेड हैविंग दिस फीलिंग, वी फीलिंग आने लगी लोगों में कि हम सब एक हैं, हमारा एक ही राजा है। पहले क्या होता था कि किंग ने लैंड दिया वैसल को, वैसल ने लैंड दिया फार्मर को। तो फार्मर के लिए किंग कौन हुआ? फार्मर के लिए किंग हुआ वैसल, वैसल के लिए किंग हुआ जो असली में किंग है, राइट? तो द सोसाइटी वाज वेरी हायरार्कियल, राइट, मेडिवल सोसाइटी में। लेकिन जब बाद में फ्यूडलिज्म ब्रेक हो गया, तब हमने देखा कि लोगों का एक ही राजा है, एंड दैट इज द किंग। बिकॉज king has the majority of the land in the region, and king has its own military as well, and the role of clergy has also come down. Now अब चर्च का इतना ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस नहीं रहा। सी, third estate has no land. You are right here. They are being given land by vassals. They are being given land by vassals, और vassals को उसके बदले में मिलता था क्रॉप, राइट? यहाँ पर आपको बात समझ आ जानी चाहिए। vassals, they used to give crop. They are providing food in exchange of land, because they know the art of cultivating. They know the art of farming, that how to grow food. तो वैसल्स फूड मांगते थे अपनी सोल्जर्स के लिए। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेशन स्टेट्स आने लग गए, क्योंकि यहाँ पर किंग हैज मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, king has its own military, and the role of the church has also gone down, right? So one of the first development that marked the beginning of a new era was the Renaissance, right? So the medieval dark age, मैंने बताया था आपको कि ये 600 से लेकर 1400 का पीरियड है, इनको हम बोलते हैं डार्क एजेस।
सो जब डार्क एजेस खत्म हुई 1400 में, इट वाज फॉलोड बाय रेनेसा. रेनेसा कमिंग इन द 14th सेंचुरी एंड लास्टिंग टू द एंड ऑफ 16th सेंचुरी. अब रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल रीबर्थ ऑफ यूरोप. Why? Because people tried to recapture the interest in the classical period. यानी कि जो डार्क एजेस से पहले का पीरियड था, जो रोमन पीरियड था, because Roman period was very rich in art, literature, म्यूजिक, फिलोसफी, साइंटिफिक चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा रिच था उस समय पर. तो people started people started reading about classical period. People started to have belief in art, in science. So this was one of the greatest accomplishment of the Greek and the Romans, right? Greek और रोमन जो है वो मिडिवल सोसाइटी से पहले थे, 600 से भी पहले, मतलब बीसीज में थे ये लोग, राइट? तो जैसे आपने सुना होगा एरिस्टोटल के बारे में, ये सारे लोग एंशिएंट उसमें थे, डार्क एजेस से पहले थे, राइट? सो दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ गुड लिटरेचर, दे हैव given a very good philosophical statement. Their philosophical understanding of the world was very great. So people started reading all these things. People started to expressing themselves. 600 से 1400 और 1400 से देखो रेनेसा जो है वो थोड़ा लंबा पीरियड और चला था, राइट? तो आप इसको इस रेनेसा की जो है ना वो एक्चुअल डेट नहीं है, राइट? तो यहाँ पर बस लिखा हुआ है, आप इसको लिटरल सेंस में मत लो, राइट? रेनेसा जो है वो बहुत लंबा चला है, 18th सेंचुरी तक चला है रेनेसा, वेयर पीपल स्टार्टेड बिलीविंग एवरीथिंग. बट मतलब हर चीज़ जो है, अगर आप 16th सेंचुरी भी बोलते हो, 17th सेंचुरी भी बोलते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब गलत चीज़ नहीं बोलेगा कि आप गलत हो. इट इज़ गुड, राइट? सो many noteworthy scientific and artistic advances were made during which period? Classical period, before dark ages, right? So people started to capture the artistic, philosophical and scientific glory of that period. And उस समय पर हमने ये भी देखा कि money also came into circulation, trade was expanded, shipbuilding has improved because people started navigating the seas now. High seas were being navigated by many traders in search of new areas, right? अब यहाँ पर आता है हमारा ये क्वेश्चन, यूपीएससी में कितनी बार पूछा गया है ये मैं बता देता हूँ. यूपीएससी में जो सोशियोलॉजी है उसमें ऑप्शनल में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, दैट व्हाई रेनेसा स्टार्टेड इन इटली. मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है कि रेनेसा इटली में क्यों स्टार्ट हुआ है, बट यूपीएससी ने ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है ऑप्शनल में, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? अब जीएस पेपर 1 आता है आपका. जीएस पेपर 1 आपने सुना होगा, जिसमें हमारा एक कॉम्पोनेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपका ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और रेनेसां आपका सिलेबस का पार्ट है. तो 1 या 2 बार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने जनरल स्टडीज के पेपर में पढ़ा है कि रेनेसा क्या है और रेनेसा इटली में क्यों स्टार्ट हुआ था, राइट? अब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, राइट? अब रेनेसा का मतलब आपको पता चल गया. रेनेसा का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट, रिवाइवल और रीबर्थ. रीबर्थ का मतलब है कि आपका फिर से अब जन्म हुआ है, राइट? तो रिवाइवल इन इंटरेस्ट ऑफ क्लासिकल, रिवाइवल इन द इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन. ग्रीस और रोम में जो भी आर्टिस्टिक वर्क्स हुए थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, फिलोसॉफिकल डिबेट्स हुई थी, people started learning all these things. People have cultivated interest in those literature. So revival first began in Italy because number of scholars from Constantinople migrated to Italy, and a number of Italian scholars went to Constantinople and other cities of old Byzantine
एम्पायर इन सर्च ऑफ ग्रीक क्लासिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोम एम्पायर का पार्ट थी। जैसे ये आपने सुना ना कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटीन एम्पायर, ये सब रोमन पीरियड का ये पार्ट थे। रोमन एम्पायर जो था वो उन्हीं के ही पार्ट थे, कॉन्स्टेंटिनोपल। So many scholars went to Constantinople, and after going to Constantinople, they migrated to Italy. So जब वो इटली में गए तो वहाँ पर उन्होंने लोगों में ये चीज़ें बताई। पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो रेनेसा जो इटली में आया वो आया 1300 एडी से, तो मतलब ये हुआ 14 सेंचुरी, और ये 16 सेंचुरी में आपका यूरोप में पूरा फैल चुका था, क्योंकि इटली से आगे जाके लोग फिर और माइग्रेट होने लगे यूरोपियन रीजन में, राइट। So that is why this is one reason that why Renaissance started in Italy, because many scholars from Constantinople migrated to Italy, and some scholars from Italy went to Constantinople and Byzantine Empire. तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई कि भाई इटली में why there was a revival of interest in classic and Greek civilization, why there were so many debates regarding the philosophical knowledge of the Aristotle and other those philosophical scholars। और भी इसके रीज़न है। इटली ऑलवेज हैड द कल्चरल एडवांटेज ओवर। देखो जो जो यहाँ पर लिखा है वो ही आपके आंसर में होना चाहिए। मैंने इसमें ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी है जो आपके लिए फालतू होगी, राइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाई रेनेसांस स्टार्टेड इन इटली, तो आप सीधा यहाँ से लिख सकते हो, सीधा, कोई भी चीज़ मिस मत करना, राइट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा एटलीस्ट 150 वर्ड्स में और 250 वर्ड्स में, तो मतलब आप आराम से कवर कर लोगे। Italy always had a cultural advantage over the rest of Europe because its geography made it the natural gateway between the east and the west। अगर आप मैप देखोगे तो जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे ओरिएंटल वर्ल्ड होता है ना हमारा, जहाँ पर इंडिया है, चाइना है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया है, ये होता है हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड, राइट, और ये है हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पर इटली है, तो इटली इज अ नेचुरल गेटवे बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। वेनिस, जेनोआ, ये इटली की सिटीज हैं, मिलान, पीसा, फ्लोरेंस, दे ट्रेडेड अनइंटरप्टेडली, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड करी है एशियन कंट्रीज़ के साथ में। तो जब वो एशियन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करेंगे तो आप ये भी मानोगे कि इटली में जो गुड्स होंगे वो और किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इटली के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया से भी सामान लेकर आ रहे हैं, वो चाइना से भी सिल्क लेकर आ रहे हैं, इंडिया से कॉटन लेकर आ रहे हैं, इंडोनेशिया से वो स्पाइसेस लेकर आ रहे हैं। अब इटली जो है वो इतना ज़्यादा अमीर होने लग गया कि इटली की अपनी मोनोपोली हो, इटली की यूरोप में अपनी ही मोनोपोली क्रिएट हो गई, बिकॉज इटली जो है वो इन्हीं सामान को वापस आगे जाकर बेचता था और यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कि स्पेन, पोर्चुगल, इन कंट्रीज में जाकर इटली इन्हीं सामानों को बहुत महंगे दाम पर बेचा करता था। तो इटली हैड इट्स ओन मोनोपोली in the Renaissance period because it had this cultural advantage and physical advantage, क्योंकि वो एक natural gateway था between the east and the west, and many traders of the Italy they traded uninterruptedly with the Asian countries। तो उनका जो culture था वो बहुत ज़्यादा rich था, क्योंकि अगर आप किसी और society में जाओगे तो आप उनका culture भी सीख जाओगे, आप दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, तो यू विल बी अ वेरी टॉलरेंट पर्सन। अब अगर आप एक ऐसी अभी आप खाली इंडियन सोसाइटी में पढ़े हो, राइट, अभी अगर आप कल को वेस्टर्न सोसाइटी में जाओगे तो आपको नजर आएगा कि वहाँ का कल्चर अलग है। ये एक सपोज एक आप IAFS ऑफिसर बन गए, राइट, अब आप चले गए, आपका ट्रांसफर हो गया यूरोपियन कंट्री में, सपोज आपका ट्रांसफर हो गया इटली के अंदर, तो आप इटालियन कल्चर के बारे में पढ़ोगे, फिर उसका 4 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है आपका मिडिल ईस्ट में, आपका ट्रांसफर होता है ओमान के अंदर,
तो आप अरब कल्चर के बारे में पढ़ोगे, तो यू विल एज अ पर्सन विल बी अ वेरी डाइवर्स पर्सन। आपको इतने कल्चर्स की नॉलेज होगी दैट यू विल बिकम वेरी टॉलरेंट, you will become very diverse, your mind will become very broad with respect to the cultures, with respect to the people's habit, right? Similarly Italians में बहुत ज़्यादा उस समय पर tolerance आ गया था with regard to the religion, with regard to the habits, with regard to the goods, with regard to the money। बहुत ज़्यादा पैसा भी था उन लोगों के पास, और उनमें हमेशा से ये ट्रेडिंग सेंस था कि माल सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इटालियन स्टेट्स वर ऑल्सो आर पेट्रन्स ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट्स, क्योंकि Italians went to Constantinople, which was a part of the Roman Empire. So they started what? Learning about classical music, classical literature, classical philosophical debates, right? So यहाँ पर हमें समझ आता है कि भाई इटली में क्यों यहाँ पर रेनेसा स्टार्ट हुआ। साथ ही में ये भी बताया जाता है दैट लेट मेडिवल इटली बिकेम द बर्थ प्लेस ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट रेनेसा बिकॉज it had a greater sense of rapport with the classical past than any other region of the Europe। जितना ज़्यादा वो क्लासिकल पास्ट को अपने अपने हिसाब से जोड़ते थे। एक होता है ना कि मेरा और मेरे इस सब्जेक्ट का रिलेशन ही अलग है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक सब्जेक्ट को लेकर इतना ज़्यादा है कि मुझे कोई डाउट ही नहीं आता किसी चीज़ में। सिमिलरली इटालियंस के साथ भी यही था। तो इटालियंस क्लासिकल पास्ट को अपने अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते थे। सो दैट इज वाई रेनेसा इटली में सबसे पहले आया, राइट? तो हमने 4-5 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करे कि रेनेसा इटली में क्यों आया। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि रोमन पार्ट का एम्पायर था, वहाँ पर कुछ इटालियंस गए और उन्होंने वहाँ पर उन आर्ट्स को और फिलोसफिकल डिबेट्स को डिस्कवर करा, और वो वापस से माइग्रेट हुए इटली के अंदर, जहाँ पर उन्होंने इटालियंस और लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट कल्टीवेट करा। दूसरी बात, इटालियंस वर द इटली वॉज अ नेचुरल गेटवे बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और जो मैंने सिटीज़ के नाम बताए, मिलान, पीसा, फ्लोरेंस, वेनिस, जेनुआ, ये ट्रेडिंग सेंटर्स थे जहाँ पर उन्होंने एशियन कंट्रीज के साथ में बहुत से ज़्यादा ट्रेडिंग करी। एंड इटालियन सिटीज़, जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे, देखो एक और रीज़न ये है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी होगी तो वहाँ पर फ्यूडल सोसाइटी सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी, राइट? क्योंकि जहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटी आ गई, मनी का यूजेज वहाँ पर बढ़ गया, तो फ्यूडल सोसाइटी का तो मतलब ही नहीं बनता है, तो फ्यूडल सोसाइटी टूट जाएगी। जहाँ पर फ्यूडल सोसाइटी टूट जाएगी वहाँ पर क्या होगा? पीपल विल बी फ्रीड फ्रॉम द रोमन कैथलिक चर्च, क्योंकि रोमन कैथलिक चर्च इज डूइंग व्हाट? इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन योर माइंड दैट यू हैव टू लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ, you have to live a life of chastity, you have to live a life of poverty, you have to take a vow of obedience। So when so many conditions were imposed on a man or a woman, the person was not able to think beyond that। आप सोच ही नहीं पाओगे कुछ, क्योंकि आपके ऊपर चर्च ने इतनी कंडीशन डाल दी है, तो आपको लगता है कि जो है वो बस यही है। द वर्ल्ड इज वेरी लिमिटेड, the one who is living under the church, but Italian cities, they grown in the atmosphere of freedom and the feudal control। मतलब इटालियन सिटीज में कोई फ्यूडल कंट्रोल नहीं था, फ्रीडम बहुत ज़्यादा था, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग। आप मतलब कुछ भी सोच लिया आपने। सो देखो, जो बोलते हैं ना कि वेरी ग्रेट आइडियाज केम, थिंकर्स। थिंकर्स कौन होते हैं? जो सोचते हैं, राइट? तो आज की तारीख में आपको क्यों लगता है कि आज की तारीख में हम लोग क्यों नहीं इतना ज़्यादा कोई ब्रेक थ्रू डिस्कवरी कर पाते हैं? बिकॉज पीपल आर बिजी इन अर्निंग मनी, people are so burdened with the life of a materialistic society that they just want to show off an iPhone, they want to wear an Apple watch, they want to ride a great bike, or they want to travel into a luxury car।
सो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, राइट, साइंटिफिक वर्ल्ड में। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पीपल आर बिजी इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उस समय पर ऐसा नहीं था। पीपल हैड दिस लग्जरी ऑफ टाइम सो दैट दे कैन थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड, राइट। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली कि इटालियन सिटीज ग्रोन इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम एंड फ्यूडल कंट्रोल एंड दे एनकरेज थिंकिंग एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो एडवेंचर में क्या है? दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो अब क्या होने लगा? शिप बिल्डिंग, शिप्स को इम्प्रूव करा गया, जिससे कि हम सीज को नेविगेट करेंगे और ये चीज़ें देखेंगे कि उस नदी के पार कौन सा इलाका है, कौन सी कंट्री है जहाँ पर हम उन लोगों के साथ में जाकर इंटरैक्ट कर सकें। दिस वॉज द मेजर पार्ट जहाँ पर हमने देखा कि भाई इटली में रेनेसां सबसे पहले आया, राइट। तो उसके बाद हमने बहुत सी चीज़ों में नई नई डेवलपमेंट्स देखी, किसमें? आर्ट में, लिटरेचर में, रिलीजन में, फिलोसफी में, साइंस में और पॉलिटिक्स में, राइट। तो जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ थी ऑफ यूरोप, वो सदियों तक जो है वो डोमिनेट रही बाय कैथलिक चर्च। बट द रेनेसा अंडरमाइंड दिस डोमिनेशन। रेनेसा की वजह से हमने ये चीज देखी कि रेनेसा ने इस चर्च की डोमिनेशन को नीचे कर दिया। रिवाइवल ऑफ प्री क्रिश्चियन क्लासिकल लर्निंग and interest in achievement of ancient Greece and Roman were also the important factor in undermining the domination of the church, right? तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि भाई फ्यूडल सिस्टम जो है वो कैसे डिक्लाइन हुआ और रेनेसां ने कैसे उसको और नीचे लाने में कोशिश करी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई कि भाई रेनेसां क्या है, अर्ली फेज ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, व्हाट इज मॉडर्निटी वो भी आपको पता चल गया, और व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, आपको ये भी चीजें समझ आ गई, राइट। हाँ, किंग्स आर देयर इन रेनेसां पीरियड। तो अब क्या होने लगा यहाँ पर? किंग ने अपनी एक कंट्री बना ली। किंग इज द sole ruler of this whole country. Kings are there in the country, right? अब जो किंग हैं वो इलेक्टेड रूलर बनेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा तो किंग का जो ये पोजीशन है, अब ये इलेक्टेड रूलर हो जाएगा। अभी किंग क्या है? किंग इज अ मोनार्क, किंग इज एन अनइलेक्टेड रूलर, अनइलेक्टेड रूलर है किंग, राइट। किंग इज एन अनइलेक्टेड रूलर। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा तो अब डेमोक्रेसी का बर्थ होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। Is everything clear? ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखें, क्योंकि अभी तक जो है वो हमारा रेनेसां पीरियड स्टार्ट हुआ है। अब रेनेसां में कुछ रेवोल्यूशंस आएंगे। मैं रेवोल्यूशन का नाम आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रेवोल्यूशन आएंगे, उनको हम डिटेल्ड मैनर में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला रेवोल्यूशन आएगा कमर्शियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आएगा हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फिर आएगा हमारा एनलाइटमेंट रेवोल्यूशन, फिर आएगा हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फिर आएगा हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो ये तीन है ना, एनलाइटमेंट, फ्रेंच एंड रेवोल्यूशन, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है।
वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अच्छा, अभी आपको बुक कौन सी पढ़नी है? ओके, अभी आप क्या करो, पहले आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज पढ़ लो। अभी आप एनसीईआरटी की पहले सोशियोलॉजी पढ़ो, क्योंकि उससे पहले कोई भी बुक पढ़ोगे वो बेकार होगी, राइट। उसके बाद आपको एक बुक पढ़नी होगी टीवी बॉटम मोर की। लेकिन इस बुक को आप तब पढ़ोगे, टीवी बॉटम मोर में भी सेलेक्टिवली ही पढ़ना है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो मेरे पास टीवी बॉटम मोर की बुक थी, वो मैंने किसी को, ये बोल सकते हो कि मैंने किसी अपने स्टूडेंट को दे दी। लास्ट सोशियोलॉजी बैच में there was a student who was very weak financially, तो he was not able to afford some of the books। तो जो मेरे पास बुक्स थी मैंने वो उसको दे दी, राइट। तो ऑफलाइन क्लासेस का ही स्टूडेंट था वो। तो जो भी है, अब आई एम नॉट एबल टू मैं ना प्रॉमिस कि आपको मैं टीबी बॉटम मोर के सेलेक्टिव चैप्टर्स दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। सो टीबी बॉटम मोर की बुक आती है सोशियोलॉजी की, योगेंद्र सिंह भी उस पर लिखा हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें जो है वो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाउ, व्हाट इज मॉडर्निटी एंड हाउ सोशल चेंजेस इन यूरोप हैज टेकन प्लेस, राइट। तो ये तब पढ़ना है आपको जब हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब आप ये बुक खरीद सकते हैं फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, राइट, फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। और एक बुक तो मैं आपको बोलूंगा कि वो आप आज ही ऑर्डर कर लो, दैट इज हैरा लैम्बोस। हैरा लैम्बोस एंड हॉलबॉर्न। मेरे पास बुक है पर मुझे मिल नहीं रही है, मैं देख लेता हूँ। ब्लू कलर की बुक आती है वो, एक मिनट नाम लिख देता हूँ पूरा मैं, ठीक है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई गेस आइदर दैट बुक इज इन माय कार। तो शायद बिकॉज मैं ट्रैवल करते हुए भी बहुत बार पढ़ता हूँ, तो आई गेस वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। तो उसको आपका लेटेस्ट एडिशन ले लेना आप। एक उसकी ऑरेंज बुक आती है, मतलब दोनों बुक में सेम ही कंटेंट है, बस ऑरेंज बुक में ये है कि चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाइज है कंटेंट में। कंटेंट में नहीं बल्कि इंडेक्स में, सिर्फ इंडेक्स में इंडेक्स का फ़र्क है। एक ऑरेंज बुक आती है हेरलम्बोस एंड हॉलबॉर्न की, और एक आती है ब्लू बुक। तो ब्लू बुक में जो जो आपका इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ऑरेंज बुक में थोड़ा सा डिटेल में है। फ़र्क ये है कि ब्लू बुक जो है वो लेटेस्ट एडिशन है, तो इसमें थोड़ा नॉलेज अपडेशन देखने को मिलेगा, इसमें इतना नॉलेज अपडेशन नहीं है। डिपेंड करता है आप कितनी भी वो मतलब कौन सी बुक प्रेफर करना चाहते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑनलाइन अगर आप अमेजोन से मंगवाओगे तो आपको कंपैरेटिवली ये चीपर मिलेगी, राइट। ओके दीपांशु, आप it is all because of, you know, greater importance being given to society status and privileges, right। आप खुद भी ये देखो कि why majority of the people are, you know, preparing for civil services। Very few people believe that they can bring a lot of change in the society, and they want to bring a change in society. Other people in civil services are running because of the status it provides, the privilege it provides, right? And the society respects those privileges। ये सारी चीज़ें जो है ना, हर एक आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा है,
ये सारी चीज़ें जो आप समझोगे टैलकट पार्सन्स में। जब टैलकट पार्सन्स अपनी कहानी समझाएगा ना, जब टैलकट पार्सन अपने बारे में जब अपनी कुछ थ्योरीज बनाएगा, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा, वाई पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी, वाई पीपल आर रनिंग आफ्टर सोशियोलॉजी, इट इज बिकॉज द सोसाइटी अप्रूव्स ऑफ इट, राइट। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें तो और ही मज़ा आता है समझाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स के फेस रिएक्शंस से पता चल जाता है कि क्लास कितनी इंटरेस्टिंग चल रही है, राइट। तो बाकी हम देखते हैं कि टाइम के हिसाब से अगर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो फिर हम और मतलब विगरसली जो है वो अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे, राइट। तो थोड़ा ध्यान रखना बस इस चीज़ का। एनी अदर डाउट? और कोई डाउट है आपका? Okay. Now, can you tell me that how many of you are already in the NCRT batch? NCRT batches में है कोई यहाँ पर? ठीक है। ओके। ओके देन। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी में हो तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है। ओके, लेट्स सी कि अब नेक्स्ट क्लास कब होती है। वैसे जो क्लास का स्केड्यूल बोला गया है दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, राइट। ये क्लासेस का स्केड्यूल बताया गया है। Rest it all depends upon the instructions from the institution. Let's see how it goes. But the class will be, class will go on in a very sequential manner and make sure कि आप किसी भी मतलब किसी भी जो है वो क्लास को मिस ना करो। एटलीस्ट शुरुआत की 10 से 12 क्लासेस मत मिस करना। और जो थिंकर्स की क्लास होगी वो कभी मिस मत करना। बस वो अगर मिस नहीं करोगे तो पेपर बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। एंड जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दूंगा कि हमने अभी तक क्या डिस्कस करा है। जो मैंने बुक्स बताई हैं उनको एक बार पढ़ लेना। हरलम्बोस एंड हॉलबोर्न आप आज ही ऑर्डर करें, राइट। मैं आपको यही बोलूँगा, आज आप आज ही ऑर्डर कर दें। सिलेबस बहुत कम है, आप उसकी चिंता मत करें, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। वीक डेज टाइमिंग यही होगी 12:30। 12:30 इज द टाइमिंग ऑफ द बैच। अगर कोई चेंजेस लेकर आए जाएंगे तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस और ओपिनियन को लिया जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। थैंक यू।